हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अपने पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के इश्यूज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमने अभी तक जो है हमारे रेगुलेटिंग एक्ट को जानने का प्रयास किया है, जो कि सारे के सारे रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, खासकर ध्यान दीजिएगा जो कीवर्ड है यहाँ पर कंपनी है, उसके द्वारा जब रूल किया जा रहा था तब जितने एक्ट आए हैं दैट आई एम हियर टेकिंग। तो अभी तक हमने जो है 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसकी बात की थी। आज हम लोग 1830 जो 13 का 1813 का चार्टर एक्ट आया था उसका डिस्कशन करते हैं। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या हुआ था? पहली चीज, फर्स्ट जो क्रिश्चियंस है, ईसाइयों को धर्म प्रचार की छूट भारत में, ठीक है। ईसाई मिशनरी जो होती हैं, मिशनरियों को ठीक है धर्म प्रचार की छूट, पहला। दूसरा था सेकंड पॉइंट, जो एक एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार, मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली जो कहते हैं, मोनोपोली ऑफ जो ट्रेड था उसको समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एक्सेप्ट किसको? टी एंड चाइना को छोड़ करके। टी, चाय और चाइना को में व्यापार को लेकर के छोड़ करके बाकी जो मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया गया। ट्रेड में मोनोपोली, यानी अब क्या हो सकता था? ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश कंपनी, ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश कंपनीज, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च के लिए दिया। ये खर्च नहीं हो पाया था, याद रखिएगा, यहां पर दिया था, अलॉट किया था। इस एक्ट में कहा था कि भाई हर साल 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा पर पैसा आप दीजिए, बट ये खर्च नहीं हो पाया था। नेक्स्ट, जो लोकल गवर्नेंस होती है उसको टैक्स लगाने का, करारोपण का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार, ठीक है। नाउ द लोकल गवर्नेंस, जो हमारी स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं, उनको करारोपण का अधिकार। नेक्स्ट, अब जो रूल मेड बाय बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, जो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे की तरह जो नियम बनाए जाते थे उनको ब्रिटिश से पास होना जरूरी था, ठीक है। ब्रिटेन से पास कराना भी जरूरी हो गया था, ठीक है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें रह गया है वो क्या है? कंपनी कैन
अपॉइंट हु, किसको अपॉइंट कर सकती थी कंपनी? गवर्नर को, ठीक है। जो गवर्नर जनरल हमारा होता था, गवर्नर जनरल को, गवर्नर्स को, गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस और चीफ ऑफ आर्मी को, ये तीनों को गवर्नमेंट कैन अपॉइंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ मोनार्की। मोनार्की के प्रायर अप्रूवल से अब कंपनी क्या कर सकती थी? गवर्नर जनरल, गवर्नर और चीफ ऑफ आर्मी को चूज कर सकती थी। ये सारा का सारा 1813 के चार्टर एक्ट में अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट, (1833) का चार्टर एक्ट कब आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ये आया। ये जो एक्ट आया था इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 पर्सन। पहला लॉर्ड मैकाले, दूसरा जर्मी बेंथम और तीसरा जेम्स मिल। ये 3 लोग थे जिन्होंने क्या किया था? इस चार्टर एक्ट को इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है। कौन? लॉर्ड मैकाले, जर्मी बेंथम और जेम्स मिल। इसके बाद जो यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, इसको बदल करके क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को कन्वर्ट कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरे भारत के रूप में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में जाने लगा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। अब इसके बाद ये पूरे भारत के लिए, यानी पूरे भारत का मतलब क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लिए रूल बना सकते थे, पर ओवर रूल भी किया जा सकता था। किसके द्वारा? नियंत्रण परिषद के द्वारा। नियंत्रण परिषद के द्वारा इसे ओवर रूल भी किया जा सकता था, ठीक है। विलियम बेंटिक यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर कोई रूल बनाते हैं तो दैट कैन बी ओवर रूल्ड बाय नियंत्रण परिषद, रेगुलेटिंग काउंसिल जो था उसके द्वारा, ठीक है। बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस, जो ब्रिटिश नागरिक था, ब्रिटिश नागरिक जो था वो व्यापार कर सकता था, ठीक है। बिना लाइसेंस के भी व्यापार कर सकता था। जो चाय और चीनी का अधिकार था, चाय और चीनी पर एकाधिकार जो था
उसे भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चाय और चीनी पर 13 वाले एक्ट में एक्सेप्ट था, वहां पे 1813 के एक्ट में टी एंड चाइना, वहां पर एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, बाकी चीजों को खत्म किया गया। बट यहाँ पर क्या हो गया, चाय और चीनी के लिए व्यापार जो होता था उसमें भी एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। एकाधिकार किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास को जो विधि निर्माण की शक्ति जो थी को वापस कर दिया गया। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास की जो शक्तियों को वापस ले लिया गया था उसे वापस इन्हीं को दे दिया गया। एक लॉ मेंबर के रूप में, लॉ मेंबर कौन? लॉर्ड मैकाले के रूप में नियुक्ति। ठीक है, लॉ मेंबर के रूप में एक सदस्य की नियुक्ति की गई जिसमें लॉर्ड मैकाले प्रथम थे, फर्स्ट थे। वही लॉर्ड मैकाले जिन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट को इन्फ्लुएंस डाला था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था 1834 में, इन्होंने ही, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया 1834 में, क्या किया, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। 1834 में कोडिफिकेशन ऑफ लॉ लॉर्ड मैकाले के ही सानिध्य में प्रारंभ हुआ। ठीक, इसी लॉ एक्ट के हिसाब से 1843 में दास प्रथा रूल 5 के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, दास प्रथा जो 1843 से चली आ रही थी तक इसको समाप्त किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ में जो एक इसे कहते हैं हम लोग आंशिक जो संविधान निर्माण होता है। ठीक है, जो संविधान निर्माण का आंशिक संकेत, संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इसी एक्ट से मिलता है। ठीक है, सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था किसके आधार पर? धर्म, जाति, रंग, है ना, धर्म, जाति, रंग, स्थान, ये सब जो बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था सरकारी नौकरियों में, उसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया, समाप्त। यानी कि अगर पूछ सकता है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन गवर्नमेंट जॉब बीन अबॉलिश्ड इन कब? 1833 के चार्टर एक्ट से ही ऐसा संभव हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट 1853 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये अंतिम चार्टर था किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंतिम चार्टर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, जब ये आया उस समय लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आया। ये कब आया? लॉर्ड डलहौजी
के रिपोर्ट के आधार पर, लॉर्ड डलहौजी के रिपोर्ट के आधार पर ये चार्टर एक्ट आया था। इन्होंने क्या किया, जो डायरेक्टरशिप थी, जो यहां पर जो एक तरीके से आप ये कहिए जो रूलिंग होती थी, इसमें लेजिस्लेचर, जो विधिक, विधायी और एग्जीक्यूटिव, इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, जिसमें लेजिस्लेचर में 12 सदस्य जोड़े गए। ठीक है। दूसरा क्या था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बाद दो पावर थी, या तो किसी विधि पर एक्सेंट दे दे, या तो वीटो पावर का इस्तेमाल करना। मतलब दो पावर इसके पास थी, एक तो विधि पर एसेंट देने का, सहमति देने का, दूसरा वीटो पावर का यूज करना। ये दो पावर इसके पास यहां से आ गई। इसी जब ये सदस्य चुने गए, यहां पर क्या हुआ था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1853 के चार्टर एक्ट से ही क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत मानी जाती है। इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है। विधि सदस्य जो होता था यहां पर, को पूर्ण दर्जा दिया गया, पूर्ण सदस्यता का की दर्जा। अब विधि सदस्य एक तरीके से परमानेंट पोस्ट हो गई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत इसी समय से, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी शुरुआत की गई। किसी भी समय एनी पॉइंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग है को समाप्त करने की पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे दी गई। यहां मतलब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी, चल रही थी, रूलिंग चल रही थी, उसको समाप्त करने का, किसी भी क्षण ऐसा करने का पावर अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल गया। इसी के बाद से जब 1858 का एक्ट पढ़ेंगे तब मैंने बताया था ना, वहां से मोनार्की का रूलिंग, डायरेक्ट रूलिंग जो मोनार्की की वो चालू हो जाती है, वो वहीं से होती है। इसके बाद में यहां पे काम और हुआ, जो निदेशक मंडल था, निदेशक जो मंडल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो मैंने बताया था, उसमें 24 से घटाकर 18 सदस्य कर दिए गए। जो 24 हुआ करते थे वहां घटा करके 18 कर दिए गए। ठीक है। ठीक। यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो फर्स्ट एग्जाम जो हुआ, कब हुआ, 1855 में। पहला एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शुरुआत की गई थी, उसके तहत पहला एग्जाम जो हुआ, कंडक्ट कराया गया, वो 1855 में कंडक्ट कराया गया था। कहां कराया गया था? ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कराया गया था। ठीक है।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहां पर लॉर्ड मैकाले ने ट्रिकल डाउन थ्योरी की बात की थी एजुकेशन में। लॉर्ड मैकाले ने ट्रिकल डाउन टक्कन थ्योरी, ट्रिकल डाउन थ्योरी एजुकेशन में, ठीक है, यहां से ये शुरुआत हुई लॉर्ड मैकाले के ही कहने पर। इसी के समय में चार्ल्स वुड एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन को लेकर के, ठीक है, रिकमेंडेशन आई, ठीक है, चार्ल्स वुड, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिवर्सल एजुकेशन कहते हैं, इसे यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक। चार्ल्स वुड के ही समय से यहीं पर आई, ठीक। यूनिवर्सल एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन, इसमें भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की थी चार्ल्स वुड ने, ठीक है, जिसे हम लोग वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स डिस्पैच। इस प्रकार से पूरा का पूरा 1853 का चार्टर एक्ट यहां पर बना था, ठीक है। ये हो गई हमारे पूरे के पूरे 8 जो मैंने चार्टर एक्ट के विषय में बताया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चलता रहा। यही 1857 में क्या हो गया, यहाँ पर रिवोल्ट हो गया, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, और रिवोल्ट के बाद क्या होता है, यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग आते हैं, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आ जाते हैं। अब जो इसके बाद से जो चेंजेस होते हैं और डायरेक्ट रूलिंग जो है ब्रिटिश मोनार्की के हाथ में जाता है, वो रूल करती है भारत को। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, 1858 का जो एक्ट आता है, उससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।